वक्त का सही इस्तेमाल ही कामयाबी की कुंजी है। तो हम सब अपना कीमती वक्त क्यों ज़ाया करते हैं? आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हमने अपना कीमती वक्त कब ज़ाया किया। तो आइए बात करते हैं हमारे आज के रोल मॉडल्स, इंस्पायरेशंस या एग्जाम्पलर्स की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज के वक्त के एक अनआइडेंटिफाइड कैंसर की। फैमिली व्लॉगर्स, पाकिस्तानी फैमिली व्लॉगर्स। ये फैमिलीज़ नॉर्मल फैमिलीज़ नहीं, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट शोज़ हैं। वो एंटरटेनमेंट शोज़ जो हमारी आज की जनरेशन, इवन छोटे बच्चों के लिए भी एडिक्टिव बन गया है। जैसे ही इन व्लॉगर्स का व्लॉग अपलोड होने का नोटिफिकेशन आता है, हम क्यों ज़रूरी से ज़रूरी काम छोड़कर इसे देखने लगते हैं। क्यों ये हमारे लिए फियर ऑफ मिसिंग आउट बन गया है। सो लेट्स डाइव इनटू द डार्क साइड ऑफ फैमिली व्लॉगिंग। हर मुल्क और वहाँ पे रहने वाले लोगों का एक स्पेसिफिक कल्चर होता है। वो कल्चर हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। उस कल्चर में चेंज हर किसी के लिए ना कंज्यूमेबल होता है ना डाइजेस्टेबल। गुजरे वक्तों में हमारा भी एक खूबसूरत और सिंपल सा कल्चर था। पाकिस्तानी ड्रामा सिंपल हुआ करते थे, कोई शोर शराबा नहीं होता था, वल्गैरिटी नहीं होती थी और पब्लिक कुछ ना कुछ सीखती थी। लेकिन आज इस डेली फैमिली व्लॉगिंग के कल्चर ने सब कुछ इतना बदल दिया है कि हमें अंदाज़ा भी नहीं हो सका कि ये सब कैसे इतना नॉर्मलाइज हो गया। असल में देखा जाए तो इस सिलसिले का आगाज कोविड-19 से हुआ, जब पूरी दुनिया अपने अपने घरों तक महदूद होकर रह गई थी। पूरा दिन करने को कुछ ना था, हर वक्त फ़ोन यूज़ करना, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करना और अचानक नींद आने पर सो जाना, और यही साइकिल रिपीट हो रहा था। तब अचानक इन चंद फैमिली ब्लॉगर्स को ख्याल आया कि चलें हम सब अपने घरों में रहते हुए अपनी YouTube ऑडियंस के दिमाग के साथ खेलते हैं। और तब ही से ये तमाशा शुरू हुआ। ये सब शुरू तो हो गया, पर वक्त गुजरता गया और आज ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये एक ऐसा कल्चर बन गया है जहाँ हर छोटी बात को व्लॉग में कैप्चर किया जाता है, चाहे वो फैमिली गैदरिंग्स हो या पर्सनल स्ट्रगल्स। फैमिली व्लॉग्स में अक्सर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटीमेट मोमेंट्स और ऐसी चीजें शेयर की जाती हैं जो किसी की जिंदगी में पर्सनल स्पेस का हिस्सा होती हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक सोर्स बन गया है, लेकिन इस कंटेंट के इम्पैक्ट को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लोग सिर्फ अपने व्लॉग से व्यूज और फेम कमाने में इतना ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि वो अपने घर के अंदर के प्राइवेट मैटर्स को भी दुनिया के सामने रख रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा ये लोग अपने व्लॉग्स में करते क्या हैं और दिखाते क्या हैं जो इनको मिलियंस में व्यूज मिल रहे हैं, जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है। इस इंफॉर्मेशन से हर इंसान मुस्तफीद होना चाहता है, इसलिए व्यूज भी मिलियंस में हैं। लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। बेतुका और बेमानी कंटेंट लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिससे हम कुछ नहीं सीख रहे, उल्टा सेल्फ डाउट का शिकार होते चले जा रहे हैं। इन व्लॉग्स में हम व्लॉगर्स की जिंदगी के माइनर से माइनर डिटेल देख रहे होते हैं। बीमार हो जाने से इलाज तक, घर खरीदने से गाड़ियां खरीदने तक, महंगे रेस्टोरेंट्स में डिनर से लेकर लग्जरी पार्टीज तक, नेशनल टूर्स से इंटरनेशनल टूर्स तक, और कभी कभी नहायत फिजूल कंटेंट जिसका न सर है न पैर। लेकिन ये स्टुपिडिटी ऑडियंस को दिखाना ये लोग फर्ज समझते हैं। नन से लड़ाई, भाभी से लड़ाई, हस्बैंड से लड़ाई, शोहर ने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, और बेतहाशा बेहुदा और स्टुपिड प्रैंक्स। और तो और कभी ये बताया जाता है कि सब फ्रेंड्स ने मिलकर टेंट करवा ली है, कभी ये बताया जाता है कि घर पर चोरी हो गई है, खाला को घर से निकाल दिया, कभी बीवी ने लड़की के साथ पकड़ लिया, बीवी के बाल रंग दिए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डकी भाई से तो सब वाकिफ होंगे, जो इब्तिदाई तौर पर रोस्टर हुआ करते थे। हर दूसरे तीसरे इंसान को रोस्ट करने वाला ये यूट्यूबर आज फैमिली व्लॉगर है। इस सिलसिले में जो कंटेंट हम लोगों को देखने को मिला वो यकीनन काबिल-ए-दीद नहीं था, फिर भी मिलियंस में लोग देखते हैं। मिस्टर डकी अपने घर से लेकर सड़कों तक यूनिक टैलेंट लोगों को दिखाते रहे हैं। इसके साथ साथ वो नॉर्मली अपने व्लॉग्स में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हुए नजर आते हैं, स्पेसिफिकली अराउंड हिज फ्रेंड्स। इनको देखने वाले मेजॉरिटी बच्चे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो किस तरह की इखलाकियात सिखा रहे हैं। एक तवील अरसे के लिए इनके छोटे भाई इनका कंटेंट थे, जिसको वो तकरीबन हर रोज़ व्यूज़ के लिए बुली करते हुए दिखाई देते थे।
इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की पूरी कोशिश की गई कि ओल्डर सिबलिंग कैन बुली द यंगर वन। इन सब के नतीजे में हमने देखा कि वो मौसूफ भी व्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखते हैं और कुछ ही लम्हों में कई लोग उन्हें सब्सक्राइब करते हैं। इनकी शादी के बाद मेजरली उनका कंटेंट उनकी वाइफ रहती हैं और जिस तरीके से हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को इस कपल की तरफ से पोर्ट्रे किया जाता है, दैट इज़ इनसेन। शोहर बीवी को रोस्ट और बुली कर रहा होता है और बीवी शोहर को डिसरिस्पेक्ट। फैमिली को सोशल मीडिया पर लेके आने का इनको बहुत फ़ायदा होता है, वहीं इनको शायद ये मालूम नहीं होता कि इसका नुकसान भी हो सकता है, जिसकी एग्जाम्पल ये है जिसमें वो उसी पब्लिक की हेल्प मांगते हुए नज़र आते हैं जिस पब्लिक के सामने वो ज़रूरत से ज़्यादा फैमिली को एक्सपोज करते हैं और फिर ऐसे नताइज देखने पड़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी से कौन आशना नहीं है। ये वो 5 बहनों का ग्रुप है जो अपना अपना यूट्यूब चैनल रन करती हैं। इन सबको लीड करने वाली इनकी बड़ी बहन इकरा कंवल है। इनके व्लॉग्स के टाइटल कभी कभार परेशानी में डाल देते हैं कि क्या ये सब जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। इन खातून के व्लॉग्स फैमिली व्लॉग्स कम और इंडियन सास बहू ड्रामा में ज़्यादा तब्दील होते जा रहे हैं। इनकी छोटी बहन अक्सर आपको चीप और स्टूपिड प्रैंक्स करती नज़र आती होंगी और ये सिलसिला ना रुकता नज़र आता है। ये ख़वातीन अपने 10 मिनट्स के व्लॉग में 9 मिनट्स सिर्फ शो ऑफ करती हैं, लग्जरी लाइफ को पोर्ट्रे करती हैं जो हर किसी के लिए हासिल करना आसान नहीं है। मतलब अपने व्यूअर्स को कांस्टेंट सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी का शिकार बनाने में ये पेश हैं। इसके अलावा बीइंग अ मैरिड कपल ये लोग अपने व्लॉग्स में प्राइवेट मोमेंट्स को भी ऐसे डिस्प्ले करते हैं जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये जानते हुए कि कंटेंट पर हर एज ग्रुप के लोगों की रसाई है। इन खातून की तरफ से एक बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड बात सुनने को मिली। अच्छा गाना वो मेरे ख्याल से वो इंडियन गाना सुन ले जरा, हाथों में तेरी रेखाओं से। ये जब मैं गाना सुनती हूँ जैसे लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है, जो उसने वो लिखा इस तरह से हुआ है, जिसको सुनकर अच्छे परेशान थे कि आखिर ऐसी सोच आती कहाँ से है। फैमिली व्लॉगर्स को अपने स्टूपिड कंटेंट के खो जाने का डर शायद अपनी जान के खतरे से ज्यादा होता है। हमारी नजरों से वो वीडियो भी गुजरी होगी जहां इकरा कंवल पब्लिक प्लेस पर डांस कर रही हैं और उनके शौहर ना सिर्फ उनको फिल्म कर रहे हैं बल्कि ये भी कहते हुए नजर आए कि वाह और पब्लिक देखने आ गई है। अब आप खुद सोचें, ऐसा कंटेंट हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों, ख़ास तौर पर बच्चों के जहनों को कैसे नेगेटिवली शेप करता होगा। जनाब अभी एक साहब तो रह ही गए जिनके बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है, रजब भट्ट जी। ये वही मौसूफ है जिनके लिए ज़िंदगी में होने वाली एक एक चीज़ कंटेंट है। इनके कुछ व्लॉग्स और कंटेंट इतने बचकाना है कि समझ नहीं आती ये आखिर दिखाना क्या चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अनस अनी के साथ उनकी फाइट सिर्फ इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि फैमिली व्लॉगिंग अच्छी चीज़ है। मतलब पब्लिक की अटेंशन हासिल करने के लिए यंग जनरेशन में एग्रेशन को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। इसके अलावा ये मौसूफ अपने ज़्यादातर व्लॉग्स में अपने पेरेंट्स के साथ खासी बदतमीज़ी करते दिखाई देते हैं और जिस अंदाज से उनको मुखातिब किया जाता है वो काफ़ी शर्मनाक है। ओवरऑल ये पूरी फैमिली ही अपने व्लॉग्स में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करती नज़र आती है। इनकी बात हो रही है और हम इनके प्रैंक्स की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। आए दिन जब इनको कोई कंटेंट ना मिल रहा हो तो ये प्रैंक वीडियो बना देते हैं जो कि स्क्रिप्टेड होती है। गुजरे कुछ दिनों में सिर्फ अपना और डकी का कोलैबोरेशन शो करने के लिए ये पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स झूठी और स्क्रिप्टेड लड़ाई करते हुए नजर आए। एक और अलार्मिंग बात यह है कि इनकी फैमिली व्लॉगिंग का हिस्सा इनकी अपनी जोजा भी इनके बदले हाथ जुबान से नहीं बच पाती। ये अक्सर अपने व्लॉग्स में उनके साथ भी बिलो द बेल्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब यही सवाल पैदा होता है कि इन लोगों को देखने वाले लोग मिलियंस में हैं, वो इन सब से क्या सीख रहे हैं। उल्टा जो कुछ ऑडियंस इन सब से सीख रही है वो डिसरिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, डिसरिस्पेक्ट ऑफ स्पाउस, चीखना चिल्लाना, अपनी बात मनवाना, फिर भी हम कुछ नहीं सीखते। पिछले कुछ महीनों में एक छोटा बच्चा भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। जी, मैं उसी बच्चे शहराज के हवाले से बात कर रही हूँ। उस मासूम बच्चे की उम्र सिर्फ 7 से 8 साल है।
ये उम्र उसकी एजुकेशन की तरफ इंटरेस्ट डेवलप करने की, स्किल्स सीखने की है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो बच्चा भी व्लॉगिंग के इस जाल में फंसा हुआ है। ना सिर्फ वो बच्चा बल्कि उसकी छोटी बहन भी इस डेली व्लॉगिंग का पार्ट है। एक बार जरूर सोचिए, इतने कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया पर लेके आना, उन पर व्लॉग्स बनाने का प्रेशर, तरह तरह के लोगों से इंटरेक्ट करने का प्रेशर, क्या ये सब इतने कम उम्र बच्चों के लिए हेल्दी है? क्या ये सब चीजें एक लिहाज से चाइल्ड लेबर में नहीं आती? क्या इस बच्चे के वालिदैन अपने छोटे बच्चे को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यूज नहीं कर रहे? ये क्रिटिसिज्म हरगिज उस मासूम बच्चे पर नहीं है। ये क्रिटिसिज्म हमारी मौजूदा सोसाइटी, उसकी वैल्यूज, इस बच्चे के पेरेंट्स पर है। या आखिर क्यों एक बच्चा पढ़ने लिखने की उम्र में यूट्यूब चैनल चलाने की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है? हमारे एडल्ट फैमिली व्लॉगर्स के हवाले से यहाँ एक और सवाल ये पैदा होता है कि हमें इन व्लॉग्स में क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। हम देखते हैं वो परफेक्टली डेकोरेटेड घर, वो लग्जरी वेकेशंस, वो हैप्पी स्माइल्स और वो फ्लॉलेस फैमिली मोमेंट्स। सब कुछ इतना आइडियल और परफेक्ट दिखाई देता है कि हम अपनी ज़िंदगी के मोमेंट्स से कंपेयर करते हैं और फील करते हैं कि क्या मेरी ज़िंदगी में भी ये सब होना चाहिए। लेकिन ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है। अगर आप थोड़ा डीपली सोचें तो ये जो परफेक्ट फैमिली मोमेंट्स आप देख रहे हैं, उनके पीछे की असली कहानी कभी आपको नहीं दिखाई जाती। ये लोग आपको सिर्फ वो दिखाते हैं जो वो चाहते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड जोर पकड़ गया है जो कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। जी हाँ, इन व्लॉगर्स को अब एक और कंटेंट मिला है और वो है हमारी रिलीजियस ड्यूटीज़। रमज़ान में ये सब नॉनसेंस तो चलती ही रहती है, पर अब इनका नया कंटेंट उम्रा और हज है। इनमें से कुछ व्लॉगर्स ने मुकद्दस जगहों पर जाकर भी अपनी नॉनसेंस और स्टूपिड एक्टिविटीज से बाज आना पसंद नहीं किया, जो देखने वालों के लिए भी अफसोसनाक होना चाहिए। मुहर्रम, जो पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए शौक का पीरियड होता है, वो भी इनका कंटेंट है। इससे भी पैसा बनाना है, मतलब एवरी पॉसिबल चांस ऑफ मेकिंग मनी एंड ऑब्टेनिंग व्यूज को मिस नहीं किया जा रहा। बकरा ईद पर महंगे से महंगा जानवर खरीदना भी एक कंपटीशन बन गया है। हर चीज़ जो ये लोग अपने व्लॉग में दिखा रहे हैं, दे आर शोइंग इट एज बेयर मिनिमम। देखने वालों को कुछ हासिल नहीं हो रहा, कुछ लर्निंग नहीं हो रही, बल्कि सिख कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। हम सब इन फैमिली व्लॉग्स को देखते हुए इस इल्यूजन में रहते हैं कि हमें इन व्लॉग्स को देखकर खुशी मिलती है और इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट टू अस। बट हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि इस एंटरटेनमेंट का हम पर और हमारे छोटे बच्चों के जहनों पर क्या असर होता होगा। बीनीथ द सरफेस बहुत से नेगेटिव इफेक्ट हम सब के जहनों पर आ रहे होते हैं। शुरुआत में मैंने बात की थी कि हम आज के रोल मॉडल्स और इंस्पायरेशंस की बात करने जा रहे हैं। यही वो खुद साख्ता रोल मॉडल्स और इंस्पायरेशंस हैं। कैसे? आइए जानते हैं। कभी कोई व्लॉगर 5 करोड़ की ईट रॉन ले लेता है, कभी कोई 30 लाख रुपए की घड़ी। आए दिन गाड़ियां बदलती हैं, सोना खरीदा जाता है, घर खरीदे जाते हैं, मतलब एक शदीद ओवर हाइप्ड और ओवर एग्जैजरेटेड कंटेंट। ये सब चीज़ें अक्सर फॉल्स प्रोजेक्शन होती हैं जिसमें व्यूअर्स को आइडियलाइज्ड लाइफस्टाइल दिखाया जाता है। इन फैमिली व्लॉगर्स की कंज्यूमर्स की एज ब्रैकेट की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इज 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज एंड फीमेल्स। बाकी एडल्ट्स भी इनको देखते हैं, पर ज़्यादा तादाद टीनेजर्स की है। ये सब एक टीनेजर जब कंज्यूम कर रहा है तो वो सिर्फ एंटरटेन नहीं हो रहा, बल्कि फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी की तरफ जा रहा होता है। जी हाँ, कॉन्स्टेंट सेल्फ डाउट, फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। ख़वातीन अपनी मैरिज लाइफ को इनकी मैरिज लाइफ से कंपेयर करती हैं, सोचती हैं कि इन व्लॉगर्स के पास इतना कुछ है तो हमें ही ये कमी क्यों है, और ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकली उनको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही हैं। तो आखिर में नतीजा यही निकलता है कि इन फैमिली व्लॉगर्स का हमें दूर दूर तक कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा हम अपने कीमती वक्त और मेंटल स्टेबिलिटी को स्टेक पर लगा कर ये सब कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी को सच में मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो हमें इन सुपरफिशियल व्लॉग्स के इफ़ेक्ट्स से खुद को दूर रखना होगा। अपने वक्त
और मेंटल हेल्थ को बेकार कंटेंट में वेस्ट करने के बजाय अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव चीज़ों में इन्वेस्ट करें और अपनी मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटी दें, क्योंकि आखिरकार वक्त का सही इस्तेमाल ही कामयाबी की कुंजी है।